ताकि क्लास कंटिन्यू। हमने इस तजुर्बे के दौरान बहुत सारी बातें सीखी। सबसे पहले हमने ये सीखा कि हर मेटल के साथ जुड़ी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो फ्रीक्वेंसी उसे मिलती है उससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल हो जाता है। उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर इजेक्शन पॉसिबल हो जाता है, उससे ज़्यादा करेंगे तो इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। उस फ्रीक्वेंसी का नाम रखा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इसके बाद फिर हमने आपको एक और पॉइंट सिखाया कि अगर ये प्लेटों को स्विच किया जाए, कैथोड को एनोड और एनोड को कैथोड बनाया जाए, तो फिर एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आता है, वोल्टेज आता है, जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन जो होता है वो तो हो रहा होता है, लेकिन ये वोल्टेज इन्हें कलेक्टर प्लेट पे जाने से रोक देता है, कलेक्टर प्लेट पर नहीं पहुंचने देता। इस वोल्टेज का नाम रखा गया था स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसका सिंबल था वी नॉट। और हमने उसको कॉन्सेप्ट बनाते हुए काइनेटिक एनर्जी निकाल ली थी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वैल्यू थी वी नॉट ई, जहाँ वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लाई करेंगे आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब यहाँ से हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास दो मज़ीद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रह गए हैं और उसमें आज हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बड़े आसान से, इतने मुश्किल नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 3 और देखते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारे पास। मैंने एक टेबल बनाया, इस टेबल के अंदर मैंने कुछ फोटोन्स लिए हैं और उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी ली है। ठीक है, साथ में मैं डायग्राम वाला पेज भी निकाल लेता हूँ अपने पास, ताकि आपको डायग्राम भी बार बार दिखाता रहूँगा, आपको आसानी रहेगी समझने में और आप डायग्राम से देखते भी रहेंगे। ये जो सोर्स है इसके आगे जो है ना वो एक अदद कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है ऐसे करके, ये लेंस लगा हुआ है इसके आगे। इस लेंस के लगने की वजह से इसकी जो इंटेंसिटी होती है सोर्स की शिद्दत वो ज़्यादा हो जाती है, फोटोन्स मल्टीपल हो जाते हैं इससे लेंस से टकरा के। तो मैंने यहाँ पर एक सिंगल लेंस यूज़ किया हुआ है, इंटेंसिटी। ठीक है, सिंगल लेंस, एक लेंस लगाएंगे इंटेंसिटी कम होगी, दो लेंस लगाएंगे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तीन लेंस लगाएंगे इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, जितने लेंस बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तीसरे कॉलम में मैं निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है वी नॉट ई। ख्याल है ई इज अ कांस्टेंट, वी नॉट कुछ भी हो सकता है। और चौथे कॉलम में मैं निकालूंगा करंट। अब मैं यहाँ कुछ वैल्यूज जो लिखूंगा ये सब रफ वैल्यूज हैं, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मेरी तरफ से अपनी तरफ से बनाए गए कुछ रफ वैल्यूज हैं ताकि आपको समझ में आ सके। मैंने कुछ फोटोन्स ले लिए, इसमें तमाम जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो याद रखें वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। थ्रेशोल्ड जो भी है उससे ज़्यादा वैल्यू है। फर्ज कर ले मैंने एक फ़ोटोन लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 थी और मैंने लेंस जो था वो एक ही लगाया, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी के तौर पे खाली लिखा है आई। आई का मतलब है इंटेंसिटी एक ही है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को फिर मैंने रोका, यानी वी नॉट निकाला, वी नॉट को मैंने ई से मल्टीप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी आ गई और काइनेटिक एनर्जी आ गई 100। साथ में करंट भी बना था, मैंने वो करंट पहले ही नाप लिया था, करंट दैट टाइम। ये सब रफ वैल्यूज़ हैं। इन नंबर से आपको ये जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर बात समझ में आएगी। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर कर दी 10। अभी भी मैंने एक ही लेंस लगाया है, एक ही लेंस का मतलब इंटेंसिटी अभी भी सेम है। अच्छा, हर दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट में शुरू से कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैंने जो करंट था उस करंट को नाप लिया, करंट जो था वो अभी भी 10 था। साथ में मैंने इसके बाद वोल्टेज निकाला, ये कौन सा वोल्टेज होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर प्लेट पे पहुंचने से रोकता है, ये वोल्टेज निकाला, ई से मल्टीप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी निकाली, इसका जवाब आया 200। ठीक है, इसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी फिर चेंज करके 15 कर दी, लेंस अभी भी वही लगा हुआ है, यानी इंटेंसिटी इज सेम, इंटेंसिटी सेम चल रही है। इसके बाद फिर मैंने करंट निकाला, करंट आया अगेन 10, फिर मैंने वी नॉट निकाला, ई से मल्टीप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी निकाली, जवाब आया 300। ये सब रफ वैल्यूज हैं, लेकिन इन वैल्यूज से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। बताएं कौन सी चीज़ और कौन सी चीज़, चैट में जल्दी से बताना है 30 सेकेंड में, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, कौन सी चीज़ के साथ रिलेशनशिप के अंदर है, यानी रिलेट हो रही है उसके साथ। अच्छा बस जल्दी से चैट में बताना है।
स्टेबल के हिसाब से, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब होता है बेटा, एक मिनट में आपको जरा क्लियर कर दूं। रिलेशनशिप कहते हैं डायरेक्टली और इनवर्सली। डायरेक्टली और इनवर्सली उस वक्त होता है किसी के दरमियान जब कुछ कम हो दूसरा भी कम हो, कुछ ज़्यादा दूसरा ज़्यादा। लेकिन अगर कोई चीज़ सेम चल रही हो तो उसका रिलेशनशिप से कोई ताल्लुक नहीं होता बेटा। अच्छा भाई, सब बच्चे अजीब अजीब से जवाब दे रहे हैं, जिनमें से कुछ एक आध ने थोड़ा सा कुछ सही जवाब भी दिया है, लेकिन थोड़े से जवाब सही नहीं आ रहे, ज़रा यानी अच्छे जवाब नहीं आ रहे जो आने चाहिए थे। चलें कोई बात नहीं। आप बहुत हाई लेवल पे शायद इसको देख रहे हैं, पता नहीं किस नज़र से, जिसकी वजह से जवाब नहीं दे रहे, जबकि बहुत आसान है ये और सिंपल सी इन वैल्यूज से आपको सिखाने की कोशिश की गई है। देखें, तीनों दफ़ा में सिंगल लेंस इस्तेमाल हो रहा है, सो देयर इज़ नो रिलेशनशिप इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सेम है, लेंस सेम था ना, एक ही लेंस लगाया, आपने लेंस चेंज ही नहीं करा। करंट तीनों दफ़ा में सेम आ रहा है, सो देयर इज़ नो रिलेशनशिप इन करंट। तो रिलेशनशिप किनके दरमियान है? रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान। और वो रिलेशनशिप क्या है कि कम है फ्रीक्वेंसी तो कम है काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है काइनेटिक। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्या बढ़ रही है बेटा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल with the photo electrons की frequency. So sorry, kinetic energy is directly proportional with the frequency of the electromagnetic source. ये पेपर में एक नंबर का MCQs के तौर पे भी आ चुका है और ये लिखने के लिए भी अलग से आ सकता है, याद रखिएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब इस रिजल्ट में जो अच्छी बात सीखने वाली है वो ये है कि निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि करंट जो होता है बेटा वो याद रखें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से बनता है। करंट हर दफ़ा 10 10 10 बन रहा है, तो आप यूँ समझ लें कि हर दफ़ा जब भी आप फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं बदल रही। हर दफ़ा एक ही तादाद में, जब फ्रीक्वेंसी 5 थी तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले करंट की शक्ल में, जब इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी 15 थी जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले करंट की शक्ल में उनकी तादाद सेम थी। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क है, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन कम काइनेटिक एनर्जी से गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से गए। ये बेसिक डिफरेंस है। तो बेटा याद रखें, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा नहीं होता, अलबत्ता उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्या बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? शाबाश। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल with the frequency of electromagnetic light। ठीक है, अब ये बात भी जहन में रखिएगा इसके साथ साथ जो ख़ास बात मैंने आपको बताई MCQs के हिसाब से। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओनली change kinetic energy but not change the number of emitted photoelectrons। ये बहुत ही काम की बात लिखी हुई है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये अलग से आपके लिए स्पेशली तौर पे लिख दी है। इसके साथ शामिल नहीं है, अलग से MCQs के जवाब के तौर पे लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर दिया, इट इज़ फॉर MCQs। ये काइनेटिक एनर्जी खाली बदलती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं बदलती। ठीक है, अब इस बात को एक ग्राफ से समझ लें। ग्राफ इसके बड़े आसान से बने बनाए ग्राफ हैं, ये नहीं कि हमें प्लॉट करने पड़ते हैं अलग से, हमें सिर्फ खाली ग्राफ बनाना है और उसको समझ लेना है कि ग्राफ क्या है। एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रखनी है और वाई एक्सिस पे हमें काइनेटिक एनर्जी रखनी है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बनेगी, तो एक ग्राफ बनता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लाइक दिस। इस ग्राफ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे करके बना दें, बस सिंपल सा हमें ग्राफ बनाना है, कोई अलग से ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, जैसे पॉइंट्स लें वैल्यूज़ लें या ऊपर जो वैल्यूज़ लें उनसे बनाए, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये काइनेटिक एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें ख़ास बात एक है कि ये हिस्सा क्यों छूट गया।
तो ये ग्राफ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बनाया गया, मुख्तलिफ मेटल्स के ऊपर रख के बनाया गया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाया गया, लेकिन हर दफ़ा ये हिस्सा छूटा हुआ आया। तो जब ये हिस्सा जो छूटा हुआ आ रहा है इसको नापा गया तो पता चला ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर इमिशन स्टार्ट होना शुरू होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर आने की पोजीशन में आएंगे, इमिट नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से वैल्यू को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होगा, ग्राफ बनने लग जाएगा। मान लें ये वैल्यू जहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो रही है वो है 5, और ये नंबर जो स्टार्ट हो रहे हैं वो है 0 1 2 3 4। तो 4 तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, बल्कि 4 के पास पहुंच के इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में आ गए कि अब वो एमिट होना चाहते हैं, और उसके बाद जैसे आपने 5 किया तो ये एमिट होने लग गए। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि वो वैल्यू फ्रीक्वेंसी की जिस पे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट की पोजीशन में आ जाते हैं कि अब हम एमिट होंगे, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को क्या कहते हैं? चैट बॉक्स में बताना जल्दी से, शाबाश, टाइम ज़रा कम रह गया, जल्दी बताने, जल्दी जल्दी। वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एमिशन के लिए स्टार्ट हो जाते हैं कि अब हम एमिट हो जाएंगे, और जैसे वैल्यू बढ़ती है वो स्टार्ट हो जाते हैं एमिट होना, और हमें इस ग्राफ में वो वैल्यू साफ दिख रही है, ये रही वो वैल्यू। एक भी रिप्लाई नहीं आया, एक भी रिप्लाई नहीं आया, जबकि जवाब सब जानते हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपको अपने प्रीवियस वेडनेसडे के लेक्चर में बताई थी। नाम याद नहीं आ रहा आपको? चलें, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वाला सारा हिस्सा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होता है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस में से एमिट होने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एक बाउंड्री लाइन पे आ जाते हैं, और जैसी वैल्यू बढ़ती है वो स्टार्ट होना, एमिट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? किसी एक का रिप्लाई आया नहीं, बड़े अफसोस की बात है, वरना कोई एक आध रिप्लाई आ जाता तो चलें थोड़ा गम का मतावा हो जाता। जी भाई, यहाँ तक यस कर दें जल्दी से, फिर आपको इसका दूसरा ग्राफ समझा दूँ। दो ग्राफ है, ये पहला ग्राफ था, जल्दी से शाबाश। याद रखें हमें सिर्फ ग्राफ खाली प्लॉट करने हैं, इनको एक्चुअल तरीके से ड्रॉ नहीं करना कि किस तरह से बनेंगे, वैल्यूज़ क्या होंगी, हमें सिर्फ खाली ग्राफ बनाना है। एग्जाम में आपने इस पॉइंट के साथ ये ग्राफ बनाना है जो मैंने सिखाया, सिंपल सा ग्राफ है। अब दूसरा ग्राफ देख लें बेटा। दूसरे ग्राफ में हमने दो एक्सिस लिए हैं, एक ये वाला और यहाँ उल्टे हाथ पे भी एक एक्सिस लिया है, जो एक पॉजिटिव एक्सिस और ये नेगेटिव है। ये वाला जो होता है ये पॉजिटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। एक पॉजिटिव वोल्टेज है और नेगेटिव है, और ये वाला हिस्सा जो है ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने ऊपर देखा, मैंने आपको अभी वैल्यूज़ दिखाई थी, उन वैल्यूज़ में आपको मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्यों आखिर चेंज हो रही है, क्योंकि उसको रोकने वाला वोल्टेज चेंज हो रहा है। ये काइनेटिक एनर्जी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो ई पे डिपेंड नहीं करती, वो इस पे डिपेंड करती है। ई तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब अगर ये 100 है तो वी नॉट की वजह से, अगर ये 100 से 200 हुआ, 300 हुआ, तो ई की वजह से नहीं हुआ बेटा, क्योंकि ई तो फिक्स है, ई तो सेम है, कांस्टेंट है। यकीनन वी नॉट यानी हर दफ़ा जब जब आप फ्रीक्वेंसी बदल रहे थे, हर दफ़ा उनको रोकने का जो वोल्टेज था वो भी बदल रहा था। सही है। तो अब यहाँ पर हम जो ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर, ये ग्राफ बनाने का तरीका है इसका, एक कर्व दिखाना है अपने ऐसे करके, यूं करके, लाइक दिस, फिर एक और कर्व दिखाना है लाइक दिस, ऐसे करके दोनों को एक ही सेम पॉइंट पे लाना। ये जो पहला कर्व है ये है वी नॉट, और ये है वी नॉट सबसे पहला वाला वोल्टेज, वी नॉट इसके नीचे आप छोटा सा डाल दें ऐसे करके 1, पहला नेगेटिव वोल्टेज। और ये है वी नॉट, ये भी नेगेटिव वोल्टेज है वी नॉट, और ये है वी नॉट हमारा 2, ये दूसरा वोल्टेज। पहला वी नॉट कब आया था? जब फ्रीक्वेंसी थी न्यू 1, पहली फ्रीक्वेंसी। दूसरा वी नॉट कब आया? जब दूसरी फ्रीक्वेंसी थी। इस तरफ तीसरा भी बना सकते हैं। और दोनों पर करंट कैसा आया देख लें, शाबाश। करंट, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, तीनों वोल्टेज चेंज हैं तो काइनेटिक एनर्जी बदली, लेकिन करंट नहीं बदला। और करंट नहीं बदला मतलब करंट सेम रहा। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन यूँ चलाएंगे ऐसे, ये जो सीधी लाइन चल रही है इसका मतलब है कि इस वोल्टेज पर, इस फ्रीक्वेंसी पर करंट सेम रहा, इस वोल्टेज पर और इस फ्रीक्वेंसी पर करंट सेम रहा। लेकिन इस करंट में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए वोल्टेज अलग लगा है, और इस करंट में आने वाले वोल्टेज, करंट में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए वोल्टेज अलग लगा है। दो वोल्टेज अलग अलग है जिनका ताल्लुक दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से है, लेकिन करंट सेम है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस कर दें, शाबाश।
जल्दी जल्दी करना है आपने, क्योंकि अभी हमने इसका चौथा पॉइंट डिस्कस करने के बाद आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन भी करनी है। और जूम साहब जो हैं वो अपने टाइम पर घंटी बजा देते हैं कि भाई टाइम ख़त्म हो रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी अपने सारे मामलात को इख्तिताम की तरफ लेके जाना है आपके ताउन से। शाबाश, बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, वेरी गुड। अब आप ज़रा गौर से यहाँ पे एक चीज़ देखें। आपने 13वां चैप्टर मुझसे सीखा है ओम्स लॉ वाला, जिसमें आपने सीखा वोल्टेज बदलो तो करंट बदलता है, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और है। ये यानी अजीब तरह की बात है। ये देखो, ज़ीरो वोल्टेज है तो करंट की एक वैल्यू है, और जैसे ही आप ज़ीरो से यहाँ पर आते हो वोल्टेज बढ़ रहा है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ा तो करंट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, यानी करंट अभी भी वही है। यानी फर्स्ट कर लो यहाँ पर है, फर्स्ट कर लो करंट 10, ऊपर 10 था ना, 0 पे 10, 1 पे 10, 2 पे 10, 3 पे 10, 4 5 6, वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव वोल्टेज, बट करंट इज नॉट चेंजिंग। तो इसका मतलब वोल्टेज को आप बढ़ा रहे लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा, तो फिर ये जो करंट होता है इसको एक खास नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। ये लफ्ज़ केमिस्ट्री से लिया गया। केमिस्ट्री में आप जानते हैं 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार मज़ीद हल नहीं हो पाती। आप सॉल्यूट डाले जाएं तो वो सॉल्यूट जाके बॉटम में बैठता रहेगा, जितना चाहे स्टेयर कर रहे हैं आप, क्योंकि जितना हल होना था वो हो गया। आप वोल्टेज बढ़ाए जाएं बढ़ाए जाएं बढ़ाए जाएं, करंट पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, करंट जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी वजह से इस करंट का नाम रखा गया है सैचुरेशन करंट। और यहाँ पर आई यानी इंटेंसिटी कैसी है, सेम है। ये आपका ग्राफ बहुत सिंपल तरीके से बनाया है और ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। सिंपल ग्राफ बनाना है, कोई ड्रामेबाजी नहीं करनी, बहुत सादा अंदाज से बनाना है, ठीक है। ये हमारे इस पॉइंट के साथ ये 2 ग्राफ हैं। ये वैल्यूज़ एग्जाम में लिखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा हमने रफ अंदाज में लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, मुझे बच्चे कुछ कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है बेटा? सब बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, कोई एक आध बच्चा जब ये कहता है आवाज़ नहीं आ रही, तो वो प्लीज़ नेट थोड़ा सा वेट कर लिया करे। बाज़ दफ़ा आपकी तरफ से भी नेट का इशू आ सकता है, और नेट के इशू की वजह से है ना थोड़ा सा मसला हो सकता है, और आवाज़ जो होती है गायब हो जाती है। आवाज़ मैंने यहाँ पे ऑडियो सेटिंग चेक कर ली, उसमें आवाज़ भरपूर आ रही है। नेट की सेटिंग भी चेक कर लेता हूँ, अगर आप कहते हैं तो। नेट की सेटिंग में भी यहाँ कोई इशू नहीं आ रहा मेरे पास जूम पे, और ऑडियो क्लियर दिखा रहा है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे जल्दी से। ये हमारा चौथा और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का आखिरी पॉइंट है। इसमें भी हमने एक क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है सिंपल सा। पहला कॉलम है हमारा फ्रीक्वेंसी का, पहला कॉलम है फ्रीक्वेंसी का। इसने मना कर दिया मुकम्मल तौर पर ना चलने का, एक मौजूद है फिर भी नहीं चल रहा। चलो, चौथा पॉइंट है हमारा ये। पहला कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, दूसरा कॉलम है इंटेंसिटी का, तीसरा हमारे पास जो कॉलम है वो है करंट का, और चौथा कॉलम है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी नॉट ई। अभी लास्ट टाइम मैंने जब बच्चों से पूछा था कि मुझे जवाब दें इस बात का कि क्या क्या जवाब होंगे, एक अच्छा जी। तो यहाँ पे अब की बार हम क्या कर रहे हैं भाई, हम जो है ना वो फ्रीक्वेंसी, अब पिछले दफ़ा कुछ बच्चों से मैंने पूछा लेकिन उन्होंने जवाब इतना अच्छा नहीं दिया था, सिर्फ एक आध किसी बच्चे ने कुछ थोड़ा सा बेहतर जवाब दिया। अब कोशिश करें जवाब सही दीजिएगा, क्योंकि ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद आइंस्टाइन की इक्वेशन है और टॉपिक एंड हो जाएगा। मैंने अब की बार फ्रीक्वेंसी को सेम चलाना है, यानी फ़र्स्ट कर लें मैंने फ्रीक्वेंसी रख दी है 5, सेकेंड टाइम में फ्रीक्वेंसी सेम रखूँगा, थर्ड टाइम यानी 3 दफ़ा रीडिंग ले रहा हूँ, तीनों दफ़ा फ्रीक्वेंसी में सेम चला रहा हूँ।
तो मैंने अब की बार क्या करा, जो लेंस था उसको मैंने बढ़ा दिया, यानी ये जो डायग्राम है मेरे पास, इस डायग्राम में जो लेंस है वो पहले मैंने रखा है एक लेंस, इंटेंसिटी का मतलब है एक लेंस। फिर इसके बाद मैं अब दूसरी मरतबा जब काम करूँगा तो दो लेंस लगा दूंगा यहाँ पे, यानी एक लेंस और बढ़ा दूंगा इसके आगे। और तीसरी मरतबा जब काम करूँगा तो तीसरा लेंस एक और बढ़ा दूंगा, यानी हर दफ़ा लेंस के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है और जो आपका सोर्स है वो उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। तो फिर मैंने नापा करंट, ठीक है, और जब करंट नापा तो वो 10 था। उसके बाद मैंने वोल्टेज नापा, वोल्टेज नाप के ई से मल्टीप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। फिर जब मैंने दो लेंस लगाए, फ्रीक्वेंसी वही रखी है, फ्रीक्वेंसी वही रखी मैंने, और जब मैंने अब की बार चेक किया तो करंट हो गया 20, वोल्टेज निकाला, ई से मल्टीप्लाई किया और जवाब जो आया वो आ गया हमारे पास ये 100। फिर अब मैंने तीन लेंस कर दिए, फ्रीक्वेंसी अभी भी वही है, करंट नापा, करंट आया 30 और वोल्टेज निकाला, ई से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 100। अब बताएं आप क्या कहते हैं, जल्दी जवाब दीजिएगा, आप कौन सी दो चीज़ों के दरमियान आपको रिलेशनशिप मिल रही है। शाबाश, याद रखें रिलेशनशिप डायरेक्टली इनवर्सली को कहते हैं, और ये रिलेशनशिप सिर्फ उन्हीं के दरमियान होता है जिनके कम या ज़्यादा होने से जवाब आ रहा हो, सेम चीज़ों के दरमियान रिलेशन नहीं होता। पहला जवाब आया और पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त आया हमारे पास, शाबाश। दूसरा आया, दूसरा भी सही, तीसरा आया, तीसरा भी सही, और सारे जवाब अब बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसमें रिजल्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो आपने इंटेंसिटी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लाइट की, उसके साथ डायरेक्टली अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे बगैर फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। याद रखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वही करंट होता है। 10 का मतलब है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और तीसरे वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे भी ज़्यादा है, यानी इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो जाता है, लेकिन उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी अगर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी जो थी, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकले इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा हो गया। तो हम इस बात को जल्दी से लिख देते हैं यहाँ पे वर्डिंग के अंदर, और वो क्या होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional with the intensity of light, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है उसकी इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इससे एक दूसरा पॉइंट भी निकलता है जो आपको एमसीक्यूज के जवाब देने में मदद कर सकता है, वरना रिजल्ट के अंदर दूसरा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्या है, चेंज इन इंटेंसिटी will increase the number of emitted photoelectrons without changing their काइनेटिक एनर्जी। तो जो आपने सीखा उसको हमने यहाँ पे प्रॉपर करके लिख दिया है। अब इसी का हम जल्दी से बना लेते हैं एक ग्राफ। ये ग्राफ इस वाले ग्राफ जो यहाँ पे बनाई है इस ग्राफ से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा चेंज है। तो आप भी ये ग्राफ देख लीजिए जल्दी से, शाबाश। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आ जाती है ये बेटा करंट, यहाँ पर आता है पॉजिटिव वोल्टेज, और यहाँ पर आता है नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिए काइनेटिक एनर्जी क्यों सेम है, 100, 200, 300। याद रखें काइनेटिक एनर्जी सिर्फ वी नॉट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जब ये वाला करंट आया तो जो वी नॉट निकला, जब ये करंट आया जो वी नॉट निकला, जब ये करंट आया जो वी नॉट निकला, वो तीनों वी नॉट सेम थे, और तीनों के तीनों वी नॉट के सेम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो इसका मतलब है कि हर दफ़ा नेगेटिव वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही रहा। तो हम यहाँ पर देखिए सिर्फ एक पॉइंट बना रहे हैं, ये रहा,
ये है हमारा नेगेटिव वोल्टेज जो एक ही है। अब यहाँ से आपने कर्व बनाना है एक, आप दो भी बना सकते हैं, आप तीन भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन तीनों इसी पॉइंट से जाने चाहिए और फिर इसके बाद तीन पैरेलल लाइनें निकालनी। अब इन तीनों के ऊपर क्या सेम है, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ है वही फ्रीक्वेंसी सेकंड पे है, वही फ्रीक्वेंसी थर्ड पे, तीनों पे फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इस पे करंट अलग है और ये इंटेंसिटी 1 पे आया, इस पे करंट अलग है, ये इंटेंसिटी 2 पर आया और इंटेंसिटी 2 इंटेंसिटी 1 से ज़्यादा है, और इस पे जो करंट आया वो इंटेंसिटी 3 पे आया और ये करंट बाकी दो से और अलग है, ज़्यादा है, और ये इंटेंसिटी 3 इंटेंसिटी 2 से ज़्यादा। यानी हर दफ़ा इंटेंसिटी बदल रही है, करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है, अलबत्ता जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, नेगेटिव वोल्टेज है, वो इन तीनों के लिए सेम है। और ये सारे के सारे जो करंट हैं, ये सब करंट कहलाते हैं सैचुरेशन करंट या सैचुरेटेड करंट। बताएं ये ग्राफ भी समझ में आ गया? आसान ग्राफ है, पिछले वाले जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, इसमें दो नेगेटिव वोल्टेज या तीन नेगेटिव वोल्टेज नहीं है, बल्कि एक ही नेगेटिव वोल्टेज पर अलग अलग करंट है, और हर करंट की इंटेंसिटी दूसरे की इंटेंसिटी से अलग है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। सब बच्चे यहाँ तक ओके कर दें जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। तो ये एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास सारे मामला थे, इनको एक्सप्लेन करते करते मैंने अभी टाइम देखा तो टाइम तो बिल्कुल ही नहीं बचा, तकरीबन तकरीबन हमारे पास 5 मिनट का अंदाजन टाइम या 5.5 मिनट का अंदाजन टाइम बचा है। तो ये टॉपिक यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट का ख़त्म हो गया, सिर्फ आइंस्टाइन की इक्वेशन और न्यूमेरिकल रह गए, और मेरा इंशाल्लाह इस वीक में भरपूर इरादा है कि मैं आइंस्टाइन की इक्वेशन, उसके न्यूमेरिकल और प्लस कॉप्टन इफेक्ट के मामला ख़त्म करूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि एक दफ़ा अगर मैंने ये सब चीज़ें कर दी ख़त्म तो चैप्टर नंबर 17 गया, फिनिश हो गया। जैसे पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनालिसिस तो 10-10 मिनट का। तो जो हमारा कल का लेक्चर है उस पर इंशाल्लाह आपसे बात ज़रूर करेंगे। सिर्फ एक आखिरी बात यहाँ से देखते हुए चले जाएँ, फिर बाकी बातचीत इंशाल्लाह ताला बल्कि कल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बात फिर हो जाएगी। ठीक है, तो कल जब मिलेंगे तो आइंस्टाइन की इक्वेशन जो उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन के हवाले से दी थी वो देंगे। मुझे यहाँ तक बता दीजिएगा सारे ग्राफ और ये सारी एक्सप्लेनेशन सब क्लियर हो गई सब बच्चों को अच्छी तरीके से। पॉइंट नंबर 3 और 4 पे आज हमने डिटेल से डिस्कस किया है, और कल आपकी 2 क्लासें मैंने बता दिया, दोबारा अनाउंस कर देता हूँ, जितने बच्चे क्लास से मौजूद हैं अपने बाकी दोस्तों को भी बताइएगा। कल पहली क्लास तो आपकी एज यूजुअल रेगुलर टाइमिंग पर है, जिसकी टाइमिंग 3:45 से 4:30 है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंटिन्यू होगा न्यूमेरिकल्स के साथ इंशाल्लाह। दूसरी क्लास 6:15 से लेकर 6:45 तक की है, 6:15 से 6:45, जिसमें चैप्टर नंबर 20 विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर मूलर काउंटर 15-15 मिनट के टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को मैं पहले से ही तैयार करके रखूँगा, डायग्राम वगैरह बनाऊँगा उसके अंदर पहले से बना के, ताकि खाली मुझे एक्सप्लेन करना पड़े और इंशाल्लाह ताला मामला ऐड हो जाए। ठीक है, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ बेटा।